Hello everyone, this is Vivek Paul and welcome you all in संकल्प एजुकेशन जामताड़ा। तो जैसे कि आप लोगों को पता है ऑलरेडी वी हैव अपलोडेड 3 वीडियोस ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो जैक में आया हुआ है 2023 का। अगर आप लोग वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप लोग जाके देख सकते हैं। उसका प्लेलिस्ट जो है क्रिएट कर दिया गया है। 3 वीडियोज़ है, 35 MCQ ऑलरेडी कवर किया गया है, उसमें विथ कंसेप्ट डील किया गया है। आज हम लोग क्लास 12 फिजिक्स के चैप्टर 1 जो कि आपको पता है क्या है ना, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड का माइंड मैप लेकर के आए हैं। आपने पूरा चैप्टर कवर कर लिया होगा आई होप, बिकॉज 2 महीना जस्ट बचा है एग्ज़ाम के लिए। तो ये लास्ट टाइम एग्ज़ाम के लास्ट टाइम में प्रिपेयर करने के लिए बेस्ट वीडियो है। चैप्टर 1 को किस तरह से रिवाइज करेंगे एक ही वीडियो में, तो एक एक करके पॉइंट नोट करते चलिएगा। आप माइंड मैप बनाइए। माइंड मैप कैसे बनाना है, पहले आपको चार्ट पेपर में इस मैप को बनाना है मेरे साथ, और उसके बाद आप 2-3 बार उस मैप को देख लीजिएगा। जैसे ही आप जहाँ पे भी आपका स्टडी टेबल हो, जहाँ पे भी आप बैठ के पढ़ाई करते हो, वहाँ पे चिपका दीजिए। 2-3 दिन उसको देखिए या एग्जाम तक उसको साट के रखिए, आपका माइंड में सेट हो जाएगा एक एक फॉर्मूला। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए, ठीक है। देखिए चैप्टर 1 है आपका इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड में आपको कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ना है। तो आपको सबसे पहले क्या पढ़ना होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज, उसके बाद पढ़ना होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड, उसी में है आपका कूलाम फोर्स मतलब कूलाम्स लॉ। उसके बाद इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, और उसके बाद गॉस थ्योरम, और गॉस थ्योरम पढ़ने के बाद एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम और इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स से रिलेटेड भी कई बातें हैं जो गॉस थ्योरम से रिलेटेड है। हम एक एक करके सारे टॉपिक को डिस्कस करेंगे, समझ गए। ये सब टॉपिक्स है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ, इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड, कूलाम्स लॉ, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, गॉस थ्योरम, ये सब पढ़ना है। एक एक करके डील करेंगे आप लोग। इसी तरह से समझ के आप माइंड मैप अपना बना लीजिए, चार्ट पेपर में बढ़िया से रिवीजन कीजिए और एग्जाम फोड़ के आइएगा, ठीक है। तो मैं बनाने के बाद हट जाऊंगा और आप लोग हो सकता है अगर जरूरत पड़े तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अदरवाइज आप कोशिश कीजिए कि खुद से बनाएं। तो आलसी बच्चे अगर हैं तो स्क्रीनशॉट काम चल जाएगा, और मेहनती हैं तो मेहनत कीजिए भाई, मेरे साथ साथ बनाइए, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज से। यही है आपका चैप्टर 1 का फर्स्ट टॉपिक, ठीक है। नंबर 1 इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में हमने क्या कहा है, यहाँ देखिए 2 kinds of charges, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। आपको पता है देयर आर 2 types of charges, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। क्लियर है, ये आपको पता है, बहुत छोटी सी बात है। ऐसा यूनिट क्या होता है चार्ज का ना, कूलाम होता है, कूलाम होता है। और कभी कभी डेफिनेशन आ जाता है कि 1 कूलाम चार्ज का डिफाइन कीजिए, डिफाइन 1 कूलाम, 1 कूलाम चार्ज को परिभाषित कीजिए। तो क्या करेंगे, द चार्ज फ्लोइंग थ्रू अ वायर इन 1 सेकेंड इफ करंट इन इट इज 1 एम्पियर। अगर कोई वायर है, इफ दिस इज अ वायर, और इस वायर में कितना करंट है ना, 1 एम्पियर। दिस करंट इज फ्लोइंग फॉर हाउ मच टाइम ना, 1 सेकेंड। सो द चार्ज फ्लोइंग इन दिस वायर इज इक्वल टू 1 कूलाम। आपको पता होना चाहिए I इक्वल टू क्या होता है, I इक्वल टू Q बाई T, जो आपने करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ा है। लेकिन चैप्टर 1 में इसका यूज आ जाता है तो हम डिफाइन कर दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्या बोल रहे हैं ना Q इक्वल टू क्या बोल सकते हैं ना, Q इक्वल टू यहां से बोल सकते हैं I इंटू T। सो द करंट 1 एम्पियर फ्लोइंग फॉर 1 सेकेंड इन अ वायर इज इक्वल टू 1 कूलाम चार्ज, ठीक है। 1 कूलाम चार्ज इसमें फ्लो होगा। तो ये डेफिनेशन आपका लिख दिए हैं यहां पे हमने, ठीक है। अच्छा, सबसे जो मिनिमम चार्ज अभी तक डिस्कवर हुआ है वो एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज या प्रोटॉन का चार्ज बोल सकते हैं। इसको E से डिनोट किया जाता है, और वो कितना होता है 1.602 इंटू 10⁻19 कूलाम। इस वैल्यू को पक्का याद कर लीजिएगा, 1.602 नहीं कीजिएगा चलेगा, 1.6 इंटू 10⁻19 कूलाम। ये तो रहा बात मोटा मोटी एक इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में। आपने बाद में पढ़ा होगा इलेक्ट्रिक चार्ज के प्रॉपर्टी के बारे में। इसमें जो दो मेन प्रॉपर्टी है वो क्या है, एक है आपका क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, दूसरा इसका प्रॉपर्टी है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या है, क्या कह रहा है, ऑल चार्जेस मस्ट बी अ मल्टीपल ऑफ चार्ज, ऑल चार्जेस मस्ट बी इन अ मल्टीपल ऑफ चार्ज। यहां पे थोड़ा ठीक कर लीजिएगा, क्या ना, इन अ मल्टीपल ऑफ चार्ज। इसका मतलब क्या होता है न, जैसे देखिए कोई एक चार्ज है तो एक चार्ज में कितना वैल्यू होगा उस चार्ज का, एक चार्ज का 1 नंबर का ना, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इसके बाद जो चार्ज आने वाला है वो 2 होगा।
उसके बाद जो चार्ज आने वाला वो 3 होगा, उसके बाद 4 होगा, उसके बाद 5 होगा। मतलब एक चार्ज के बाद ऐसा नहीं होगा कि 1.5 चार्ज है, 1.5 चार्ज या 2.5 चार्ज या 2.3 चार्ज, ऐसा नहीं होगा। क्वांटाइज्ड है का मतलब होता है एक के बाद डायरेक्ट 2 के बाद डायरेक्ट 3। तो चार्ज हमेशा क्या होता है, क्वांटाइज्ड होता है, इसीलिए लिख रहा है ऑल चार्जेस मस्ट बी इन अ मल्टीपल ऑफ चार्ज ई। ई क्या है ना, एक चार्ज का मल्टीप्लीकेशन। एक चार्ज का वैल्यू क्या होता है, मिनिमम वैल्यू 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, जो कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज और प्रोटॉन का चार्ज दोनों का है। क्लियर है? तो इसको हम डिफाइन करते हैं इस फॉर्मूला से, Q = Ne। Q क्या है ना, चार्ज। E क्या है, E है चार्ज फॉर सिंगल इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन बोल सकते हैं। N क्या है ना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या प्रोटॉन्स। जिस चार्ज के बारे में आप डिस्कस करेंगे, इलेक्ट्रॉन के बारे में डिस्कस करेंगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा, और N अगर प्रोटॉन के बारे में डिस्कस करेंगे तो प्रोटॉन होगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन। और ये N हमेशा क्या होना चाहिए, N हमेशा इंटीजर होना चाहिए। इंटीजर बोले तो 1 2 3 4 ये होना चाहिए। पहले ही मैंने बोला कि चार्ज क्या होता है, क्वांटाइज्ड होता है। नेक्स्ट जो क्या बोल रहा है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है आपका कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। चार्ज कंजर्व्ड होता है, इस तरह से आप बोल सकते हैं कि जो नेट चार्ज होता है किसी बॉडी में वो क्या होता है, नेट चार्ज 0 होता है। नेट चार्ज बोले तो जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही नेगेटिव चार्ज होगा, जब तक आप ना चाहें कि उसमें ज्यादा पॉजिटिव हो या ज्यादा नेगेटिव हो तब तक। ठीक है, तो एक सिंपल बॉडी है, न्यूट्रल होता है हमेशा, मतलब जितना पॉजिटिव उतना नेगेटिव। लेकिन एक क्वेश्चन आता है इसमें कि जो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का मतलब आप क्या समझते हैं। ऑप्शन में आपको दे देगा जो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वाला। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी किस तरह से आप याद किए होंगे, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इस तरह से लिख देगा। चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ऐसा बिल्कुल नहीं है, आप चार्ज क्रिएट कर सकते हो, लेकिन उसमें शर्त है। उसका शर्त क्या है, साइमल्टेनियसली क्रिएशन ऑफ इक्वल एंड अपोजिट चार्ज आर परमिसिबल। मतलब क्या बोल रहा है, ध्यान से सुनिएगा। साइमल्टेनियसली मतलब एक साथ, क्रिएशन ऑफ इक्वल एंड अपोजिट चार्ज, बराबर और विपरीत आवेश क्या हो सकता है, क्रिएट किया जा सकता है। ये अलाउड है, परमिसिबल है। ध्यान से सुनिए, साइमल्टेनियसली क्रिएशन ऑफ इक्वल एंड अपोजिट चार्ज आर परमिसिबल। आप अगर क्रिएट करना चाहते हैं चार्ज, इट इज परमिसिबल, बट देयर इज अ कंडीशन। व्हाट, क्रिएशन विल बी लाइक व्हाट, जितना चार्ज आप पॉजिटिव क्रिएट करोगे उतना चार्ज आपका नेगेटिव भी क्रिएट होगा साथ में, इक्वल एंड अपोजिट चार्ज। मतलब मान लीजिए किसी बॉडी में आप इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा कहीं से लेकर के आए हैं, तो जितना इलेक्ट्रॉन लेकर के आए हैं उतना प्रोटॉन्स भी आ जाएगा, ऑटोमेटिक है। तो क्रिएशन इज अलाउड बट साइमल्टेनियसली क्रिएशन हो सकता है। बट ये नहीं कह रहे हैं कि आप ट्रांसफर आप इलेक्ट्रॉन का करना चाहते हैं तो प्रोटॉन का नहीं कर सकते या साथ में करना होगा, ऐसा हम नहीं कह रहे हैं। आप अगर किसी को क्रिएट कर रहे हैं, चार्ज क्रिएट हो सकता है, लेकिन कंडीशन ये कह रहे हैं हम कि दोनों एक साथ होगा, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों एक साथ होगा और इक्वल अमाउंट में होगा, कि 10 अगर नेगेटिव चार्ज आया है तो 10 पॉजिटिव चार्ज एक साथ आएगा। ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्रिएशन जो होगा वो इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस एक साथ होना चाहिए। क्लियर है? तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का मतलब इंप्लाई क्या कर रहा है, समझ में आ रहा है? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज इंप्लाइज दिस। तो आप इसको नोट कर लीजिए ठीक से। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं टॉपिक में। जो नेक्स्ट टॉपिक है आपका इसमें चार्ज के बाद, वो है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ने से पहले अगर कूलाम लॉ पढ़ ले तो बेहतर होता, लेकिन आपको समझ में आएगा चूंकि आप ऑलरेडी चैप्टर को पढ़ चुके हो। नाउ यू आर इन दिस वीडियो, इफ यू आर वाचिंग दिस वीडियो जस्ट ओनली फॉर द रिवीजन पर्पस। ठीक है, आप रिवाइज कर रहे हो इस वीडियो में। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को हम दूसरा टॉपिक लेकर के पढ़ सकते हैं। वैसे कूलाम लॉ पढ़ना चाहिए, कोई बात नहीं, इसके बाद हम कूलाम लॉ के बारे में बताएंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में आपको किसके बारे में डिस्कस करना होता है? सबसे पहले जो थियोरेटिकल पोर्शन है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में, और दूसरा क्या होता है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। किसी पॉइंट चार्ज, एक पॉइंट चार्ज के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, पहले डिस्कस कर लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के प्रॉपर्टीज के बारे में। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के प्रॉपर्टी यहां लिखा हुआ, देखिए एक एक करके पढ़ते हैं। ऑलवेज नॉर्मल टू द कंडक्टिंग सरफेस। कोई कंडक्टर है, कोई कंडक्टर से अगर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रहा है या इन कर रहा है, वो क्या होगा, परपेंडिकुलर टू द सरफेस। समझ रहे हैं ना? कोई सरफेस है, मान लीजिए यहां से अगर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर निकल रहा है, दिस विल बी परपेंडिकुलर टू द सरफेस, या अगर इन भी कर रहा है तो परपेंडिकुलर टू द सरफेस। पहला बात तो आपको समझ में आ जाना चाहिए। लाइंस ओरिजिनेट्स फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज।
इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कहां से शुरू होता है? ना पॉजिटिव चार्ज से शुरू होता है, टर्मिनेट कहां होता है? ना नेगेटिव चार्ज में टर्मिनेट होता है। ये लिख रहा है लाइंस ओरिजिनेट्स फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज, टर्मिनेट्स एट नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज में ये इंड हो जाता है, टर्मिनेट हो जाता है। नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपस में इंटरसेक्ट नहीं करते हैं। रीजन आपको भी पता होगा, किसी एक पॉइंट में दो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं हो सकता, बिकॉज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज सोन इन द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इन देयर टेंजेंट डायरेक्शन। टेंजेंट उसका स्पर्श रेखा का दिशा में होता है। हाँ, इसीलिए मैं हिंदी बोलता चल रहा हूं। अगर कोई हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स भी देख रहे हैं तो अनकंफर्टेबल फील मत कीजिए, नॉर्मल चीजें हैं, हिंदी में बताते चल रहे हैं, ठीक है। नाउ डू नॉट फॉर्म क्लोज लूप, कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्लोज लूप नहीं बनाता है। कोई अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस तरह से है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस तरह से हो सकता है, लेकिन जाकर के कभी भी उसी पॉइंट में खत्म नहीं होगा। जहां से शुरू हुआ है वहां जाके टर्मिनेट नहीं होगा, बिकॉज इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेट्स एट नेगेटिव चार्ज। लेकिन अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का बात करें तो लूप बन सकता है, वो वहां पे डिस्कस करेंगे। हर चैप्टर का आपको इस तरह से माइंड मैप लेकर के आएंगे बीच बीच में। आप लोग अगर चाहेंगे तो, आप लोगों का अगर डिमांड रहा तो, अगर आप लोगों का डिमांड रहा तो आप कमेंट करेंगे। वो कमेंट अगर पॉजिटिव लगा मुझे तो मैं जरूर आप लोगों को इस तरह का वीडियो लेकर के आऊंगा। सो कमेंट फाइन। तो डू नॉट क्या बोले? क्लोज लूप, डू नॉट फॉर्म क्लोज लूप, क्लोज लूप नहीं बनाता। उसके बाद आर इमेजिनरी लाइंस, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है ऐसा कोई सॉलिड लाइंस नहीं होता है। क्या होता है? एक इमेजिनरी लाइंस होता है। हम लोग फॉर्म करते हैं कि कोई चार्ज है, उसके साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड को हम ड्रॉ करते हैं ताकि हम ये अंडरस्टैंड कर सके कि अगर कोई दूसरा चार्ज या तीसरा चार्ज उस जगह पे आ जाए तो किस तरह का फोर्स एक्सपीरियंस होता है। क्लियर है? तो इमेजिनरी लाइंस होता है ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ठीक है। अब आ जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का थ्योरी क्लियर हो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, कोई पॉइंट चार्ज है। पॉइंट चार्ज क्या है पहले ये डिस्कस कर लेते हैं। पॉइंट लेक्चर फिर बड़ा हो जाएगा, मैं रिवीजन पर्पस से आया हूं, ठीक है। तो पॉइंट चार्ज क्या होता है? अगर चार्ज का साइज बहुत छोटा हो इन कंपैरिजन टू देयर वैल्यू इज पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज क्या है ना? अगर उस चार्ज का वैल्यू बहुत ज्यादा है बट द साइज ऑफ दैट चार्ज इज वेरी स्मॉल, दैट इज कॉल्ड पॉइंट चार्ज। जो भी हो, पॉइंट चार्ज एक तरह से टेस्ट चार्ज भी बोल सकते हैं, बाद में जाकर के टेस्ट चार्ज बोल दिया गया है इसको। घर में टेस्टर है, क्या काम करते हैं उससे? आप बिजली जो आता है उसको टेस्ट करते हैं ना, चेक करते हैं। क्या करते हैं? चेक करते हैं, आप पता करते हैं यहां पे आया है कि नहीं बिजली। उसी तरह का एक पॉइंट चार्ज, एक छोटा सा चार्ज है, ठीक है। बाद में उसको टेस्ट चार्ज के हिसाब से भी ट्रीट किया गया है। ऐसा इसका कोई स्पेसिफिक वैल्यू नहीं बता सकते हम आपको, ठीक है। तो पॉइंट चार्ज अगर है तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड, उससे जो जनरेट हो रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड, वो क्या होता है ना? E = F/Q, फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स अपॉन चार्ज, F/Q, फोर्स अपॉन चार्ज। इसको ऐसे बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू द फोर्स पर यूनिट चार्ज। इस तरह से भी बोला जा सकता है, फोर्स पर यूनिट चार्ज। आपको पता होना चाहिए कि जब किसी चार्ज को हम किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखते हैं, लेट दिस बी द इलेक्ट्रिक फील्ड, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में अगर किसी चार्ज को हम यहां रख दें तो इस पे फोर्स आएगा। अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड है उधर ही फोर्स आएगा, अगर ये नेगेटिव चार्ज है तो ऑपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स आएगा, ठीक है। सो ये फोर्स डिवाइड बाय द अमाउंट ऑफ चार्ज इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर है? इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू F/Q। एक और फॉर्मूला है पॉइंट चार्ज के लिए, क्या ना? KQ/R²। K क्या है? K है आपका नथिंग बट K इज 1/4πε0। अगर ε0 लिख रहे हैं मतलब यहां कुछ और नहीं, वैक्यूम या एयर है। अगर कोई और मीडियम है तो यहां पे εm लिखना होगा, परमिटिविटी ऑफ मीडियम। ये क्या है? ε0 क्या है? परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम और एयर। आपको पता है K = 1/4πε0। इसका वैल्यू भी आप नोट करके रख सकते हैं, यहां मैंने नहीं लिखा है, आपको चाहे तो लिख सकते हैं 9 × 10⁹ ठीक है। क्या होता है? 9 × 10⁹। इस तरह से आप याद करके रख सकते हैं, यूनिट का जरूरत होगा भी नहीं, ये हम ऐसा यूनिट में बता रहे हैं, जो भी बता रहे हैं ऐसा यूनिट में बता रहे हैं। क्लियर है? और इलेक्ट्रिक फील्ड का जो ऐसा यूनिट होता है वो क्या होता है? न्यूटन पर कूलाम होता है। तो याद रखिएगा F/Q या फिर KQ/R²। Q क्या है? वही पॉइंट चार्ज का वैल्यू। R क्या है? जहां पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हो, जिस जगह पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हो वहां का डिस्टेंस
देखिए मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रहा हूं क्योंकि रिवीजन पर्पज से आप आए हैं, तो मैं आपको माइंड मैप बना करके दे रहा हूं। मान लीजिए यहां पे कोई चार्ज है Q और आप चाहते हैं कि इस चार्ज के वजह से, अगर मान लीजिए ये प्लस चार्ज है, तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ निकालेगा। तो मान लेते हैं यहां से यहां पे, मान लीजिए यहां से यहां तक का डिस्टेंस क्या है, R है डिस्टेंस। यहां पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा ये निकालना चाहते हैं, तो क्या हो जाएगा, E इक्वल टू क्या हो जाएगा, K Q ये जो चार्ज है अपॉन R स्क्वायर, दोनों के बीच का डिस्टेंस, मतलब जहां आप निकालना चाहते हो और चार्ज के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो R होता है। यूनिट क्या होता है, न्यूटन पर कूलम। क्लियर है, आगे चलते हैं। ड्यू टू डिस्क्रीट, अगर नहीं दिख रहा तो मैं पढ़ रहा हूं, डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, ड्यू टू डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। मान लीजिए कोई चार्ज किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में पूरा फैला हुआ है, किस तरह से, डिस्क्रीट मतलब होता है ऐसा, मतलब एक होता है डिस्क्रीट, एक होता है कंटिन्यूअस। ध्यान से समझिएगा, कंटिन्यूअस का मतलब होता है लगातार, एक रखा हुआ उसके बाद एक रखा हुआ उसके बाद एक रखा हुआ उसके बाद एक रखा हुआ, ये क्या है, कंटिन्यूअस है, ठीक है। और डिस्क्रीट का मतलब यहां है, फिर कुछ नहीं है, इतना दूर के बाद है, फिर यहां बीच में कहीं पे नीचे में आकर। डिस्क्रीट का मतलब होता है कहीं भी, ठीक है। अगर डिस्क्रीट चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकाला जाता है ना, सम ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। मतलब क्या, मान लीजिए यहां पे एक चार्ज है Q1, यहां पे एक चार्ज है Q2, यहां पे एक चार्ज है Q3, सारे पॉजिटिव चार्ज है, तो क्या करेगा ना, ये इसको इधर रिपेल करेगा, ये भी इसको इधर रिपेल करेगा, ये भी इसको इधर रिपेल करेगा, ये भी इसको इधर रिपेल करेगा, इसको इधर रिपेल करेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का सभी के वजह से अपना अपना इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा और सभी इलेक्ट्रिक फील्ड्स को हम क्या करेंगे, सम कर देंगे, जोड़ देंगे। इसके वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आया, मान लेते हैं E1 है, इसके वजह से E2 है, इसके वजह से E3 है, तो सारे इलेक्ट्रिक फील्ड्स को क्या कर दीजिए, आप जोड़ दीजिए। वो भी क्या, वेक्टर सम कीजिएगा। वेक्टर सम का मतलब समझ रहे हैं कि अगर इधर इलेक्ट्रिक फील्ड है और कोई इसके वजह से इधर इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो दोनों को क्या करना है, एक को प्लस एक को माइनस, वेक्टर सम करना है। क्लियर है, तो डिस्क्रीट के लिए ये फॉर्मूला वैलिड है आपका। और अगर आपके पास जो चार्ज है वो कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूटेड है, कंटिन्यूअसली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो आप फॉर्मूला इस तरह से नहीं लगाएंगे। फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपका ना, इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू K इंटीग्रेशन ऑफ dq बाय r क्यूब। अगर आप पोजीशन वेक्टर लेकर के चल रहे हैं तो, अगर आप पोजीशन वेक्टर लेकर के चल रहे हैं तो, अगर आप पोजीशन वेक्टर नहीं लेकर के चल रहे हैं तो आपका यहां पे पोजीशन वेक्टर हट जाएगा, यहां पे क्या लग जाएगा, R स्क्वायर लग जाएगा। और K क्या आपको पहले ही बता चुके हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है। क्लियर है, तो ये तो रिवीजन पर्पज से हम आपका लाए हैं, इसलिए और ज्यादा डिटेल में लेकर के जाएंगे तो क्या हो जाएगा, लेक्चर बहुत बड़ा हो जाएगा और ये माइंड मैप जो है 50 मिनट 1 घंटा का वीडियो बन जाएगा। हम नहीं चाहते वो चीज हो, फिर भी अभी बहुत सारे टॉपिक्स डिस्कस करना बाकी है, तो ध्यान दीजिएगा। आगे टॉपिक्स की ओर आगे बढ़ते हैं। तो चलिए अब आगे के टॉपिक्स को क्लियर करते हैं। देखिए ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, यहाँ पे आप देख रहे हैं इलेक्ट्रिक चार्ज लिखे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड, इसके बारे में डिटेल अभी डिस्कशन हो गया है। अब एक एक करके सारे डिस्कशन हम लोग करेंगे जो इस चैप्टर में इन्वॉल्वड है। जैसे सबसे पहले आपको पढ़ना है कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ पढ़ने से पहले ये जान लीजिए कूलम्ब्स लॉ कब और इसका पूरा नाम क्या है। असल में इन 1985 ये जो लॉ आया, कब आया, 1985 में, बहुत ज़्यादा पुराना लॉ नहीं है ये। 1985 में चार्ल्स अगस्टीन डी कूलम्ब गेव कूलम्ब्स लॉ। ठीक है, पूरा नाम क्या है चार्ल्स, बहुत लोगों को नहीं मालूम होगा। कूलम्ब्स लॉ, कूलम्ब का पूरा नाम क्या है ना, चार्ल्स अगस्टीन डी कूलम्ब। ठीक है, उन्होंने ये रूल दिया, क्या कहता है कूलम्ब्स लॉ, आपको पता है, दो चार्जेस के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, जिसे कूलम्ब फोर्स या फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बोलते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक लिख रहा है क्या, देखिए यहाँ पे हमने ये बॉक्स में बनाया है, फोर्स बिटवीन टू चार्जेस, क्या बोल रहे हैं, फोर्स बिटवीन टू चार्जेस, दो चार्ज। अब दो चार्ज या तो पॉजिटिव हो सकता है, दोनों चार्ज नेगेटिव हो सकता है, या तो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव हो सकता है। सुनिएगा, अगर दो चार्ज पॉजिटिव है या दो चार्ज नेगेटिव है तो क्या होने वाला है, ये चार्ज इसको रिपेल करेगा और ये चार्ज इसको रिपेल करेगा, मतलब लाइक चार्जेस रिपेल इच अदर। और अगर ऑपोजिट चार्जेस है, अगर प्लस है माइनस है, तो एक दूसरे को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो टाइप समझ में आ गया है, अगर चार्ज के टाइप अलग अलग हम करें तो फोर्स अलग। तो लेकिन मैग्नीट्यूड का अगर हम बात करें तो मैग्नीट्यूड वेक्टर फॉर्म में उन्होंने ये आपने प्रूफ किया होगा वेक्टर फॉर्म में। F इक्वल टू क्या होता है, K Q1 Q2 अपॉन R क्यूब, R वेक्टर, दिस इज पोजीशन वेक्टर। R यहाँ पे जो वेक्टर लिखा हुआ आर वेक्टर, ये पोजीशन वेक्टर है, डिवाइड बाय आर क्यूब। आर क्या है ना, दो चार्जेस के बीच का डिफरेंस। यहाँ दो चार्ज कौन है, Q1 एंड Q2, आर टू चार्जेस।
मे बी पॉजिटिव मे बी नेगेटिव, कोई दिक्कत नहीं है। बस आपको ये ध्यान रखना कि दोनों सेम चार्ज अगर है तो रिपेल करेगा और अगर दोनों ऑपोजिट चार्ज है तो अट्रैक्ट करेगा। अगर इन फॉर्म ऑफ यूनिट वेक्टर आप लिखना चाहें तो किस तरह से लिखते हैं? k q1 q2 अपॉन r स्क्वायर, ये r कैप है, r कैप इज द यूनिट वेक्टर शोइंग द डायरेक्शन ऑफ दैट फोर्स। फाइन। इसका मैग्नीट्यूड कैसे लिखेंगे? मैग्नीट्यूड में सिंपल ये सब चीज झूठ झमेला, ये जो वेक्टर वेक्टर है सब हट जाता है। क्या होता है? सिंपल बोलते हैं ना, k q1 q2 अपॉन r स्क्वायर, k q1 q2 अपॉन r स्क्वायर। और k के बारे में ऑलरेडी डिस्कस किए हैं अभी। क्या बोलते हैं k को ना, k इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है और इसका डायरेक्ट वैल्यू होता है 9 × 10⁹। उस वक्त यूनिट नहीं बताया था, यूनिट लिख दिया, देखिए न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर, 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। क्लियर है? ये तो बात रहा दो चार्जेस के बीच Q1 एंड Q2। अगर आपके पास एक से ज्यादा चार्जेस है, माने दो से ज्यादा चार्ज है, जिसे आप सिस्टम ऑफ चार्ज बोल रहे हो, बात समझ रहे हो, तो वहां पे क्या लगेगा ना, लॉ ऑफ सुपरपोजिशन लगेगा। आप डिटेल में पढ़े होंगे वो चीज जहां पे आपका पढ़ाई हुआ है, लॉ ऑफ सुपरपोजिशन, वहां सुपरपोजिशन प्रिंसिपल लग जाता है। आपको पता होना चाहिए, यहाँ पे हम फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेस के बारे में बात किए, लेकिन यहाँ पे F1 इक्वल टू लिखा हुआ है। देखिएगा ध्यान से, मैं इसको थोड़ा सा मिटा रहा हूं। आप लोग अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है? तो देखिए इसको मैं मिटा रहा हूं, इस पोर्शन को समझाने के लिए थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे आपके पास सिस्टम ऑफ चार्जेस है। सिस्टम ऑफ चार्जेस का मतलब होता है दो से ज्यादा चार्ज के बारे में डिस्कस हो रहा है, ठीक है? मान लीजिए आपके पास एक चार्ज है यहाँ पे Q1, ये मार्कर नहीं दिख रहा होगा, चेंज कर लेते हैं। देखिए मान लीजिए यहाँ पे एक चार्ज है आपके पास Q1, यहाँ पे एक चार्ज है Q2, यहाँ पे एक चार्ज है Q3। क्लियर है? हम चाहते हैं F1 निकालना, मतलब इस पे ये दूसरों पे कितना फोर्स लगा रहा है, या फिर इस पर ये लोग कितना फोर्स लगा रहा है, इस पर, इस चार्ज पर ये लोग कितना फोर्स लगा रहा है। मान लेते हैं सभी चार्ज प्लस है, कुछ भी हो सकता है। आपको अभी मैंने डिस्कस कर दिया कि प्लस प्लस होगा तो रिपेल करेगा, प्लस माइनस होगा तो क्या होगा? अट्रैक्ट करेगा। फिलहाल देखिए ये चार्ज इसको क्या करेगा? रिपेल करेगा। ये चार्ज इसको क्या करेगा? रिपेल करेगा। और हमेशा अलोंग द लाइन होगा, ध्यान से, ऐसा नहीं कि इसको ऐसे धकेल के इधर ले आएगा, ऐसा नहीं, अलोंग द लाइन होगा, अलोंग द एक्सिस होगा। क्लियर है? ये चार्ज इसको इधर फोर्स लगाया, इसको मान लेते हैं ये 3 है ना, तो इसको हम क्या लिख रहे हैं? F1 ड्यू टू 3, 1 3 लिखा हुआ, मतलब F1 मतलब फोर्स लग रहा किस पे? चार्ज 1 पे। किसके वजह से? ना 3 की वजह से, 1 3। यहां पे लिख रहा है 2 के वजह से लग रहा, तो इसको लिखेंगे F1 ड्यू टू 2। ठीक है? क्लियर है? तो यहां दो चार्जेस के वजह से लिखा है 1 2 1 3। यहां पे 1 2 1 3 दिख रहा है। इस तरह से कई चार्जेस हो सकते हैं, कई चार्जेस हो सकते हैं, और कई चार्जेस इस चार्ज पे, सिंगल चार्ज पे कई फोर्स लगाएंगे, सबको जोड़ना पड़ेगा एक एक करके। उसके बाद जो निकलेगा वो क्या निकलेगा? नेट एफ, कि इस चार्ज पे कितना फोर्स लगा, एक चार्ज पे कितना फोर्स लगा, इसीलिए यहां पे लिखा हुआ F1। क्लियर है? इसका डायरेक्ट फॉर्मूला किस तरह से पता कर सकते हैं ना, Q1 जो चार्ज, आप जिस चार्ज पे फोर्स लग रहा है वो लिखिए बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, मतलब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मतलब K। आप सिंपल यहां पे K Q1 लिख सकते हैं। क्लियर है? सिग्मा समेशन है, समेशन ऑफ QI डिवाइड बाई R1I का स्क्वायर, R कैप 1I, यहां पे कैप लिखा हुआ मतलब यूनिट वेक्टर है। ये I क्या है? I मतलब हो गया, यहां पे 2 है, 3 है, और भी हो सकता है 4 5 6। सभी चार्जेस को आपको एक एक करके लिखना होगा और पूरा लिख करके जोड़ना होगा, जोड़ करके इस वाले क्वांटिटी के साथ आपको ऐड करना होगा, मल्टीप्लाई करना होगा। Q1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू ये जो समेशन पूरा आएगा उसके साथ इसका मल्टीप्लिकेशन कर दीजिएगा। ये सुपरपोजिशन प्रिंसिपल है, आप ऑलरेडी जानते हैं, तो मैंने सिर्फ यहां पे आपको रिवाइज कराया इस मोटो से। ये वीडियो है पूरी बार बार कहता चले जा रहे हैं, डिटेल में नहीं जाएंगे, सिर्फ रिविजन। अब आगे चलते हैं। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में। किसके बारे में? यहां देखिएगा, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट निकाले हैं हम। तो पहले डाइपोल पता होना चाहिए। डाइपोल क्या होता है? अरे डाइपोल मतलब दो पोल है, डाई मतलब दो होता है, दो पोल का मतलब एक नेगेटिव चार्ज है, एक पॉजिटिव चार्ज है, और यहां पे दो पोल जनरेट हो गया, इसे क्या बोलते हैं? डाइपोल। क्लियर है? तो डाइपोल का डाइपोल मोमेंट होता है। डाइपोल मोमेंट क्या होता है? इसको डिनोट करते हैं P से, और P इक्वल टू होता है कोई भी चार्ज, दोनों चार्ज का अमाउंट क्या होना चाहिए? सेम होता है डाइपोल में, आपको पता होना चाहिए। तो पॉजिटिव वाला जनरली उठाया जाता है चार्ज इनटू डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस। डिस्टेंस है आपका D, तो D लिख दिया हमने।
क्लियर है? बहुत बच्चे इसको याद करते चलते हैं, P इक्वल टू क्या होता है, Q इंटू 2L, ऐसे कुछ मत कीजिएगा। 2L का मतलब यहाँ पे वो मिडिल पॉइंट से यहाँ तक L लेता है और यहाँ से यहाँ तक L लेता है, तो L प्लस L 2L, इसीलिए 2L लिखा जाता है। समझ में आ रहा है? तो डाइपोल मोमेंट इक्वल टू क्या होता है, चार्ज इंटू डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस D। यहाँ लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इक्वल टू P इक्वल टू Q इंटू D। और ये चूंकि डिस्टेंस वेक्टर होता है, आपको पता है, यहाँ लेंथ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है और P क्या है, मोमेंट, डाइपोल मोमेंट, ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, चार्ज वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। अब इसके बारे में क्या डिस्कशन है, इसी एक डाइपोल के वजह से, यही डाइपोल के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। तो इसके लिए आपने 3 कंडीशन पढ़ा होगा। 3 कंडीशन कौन कौन सा ना, मान लीजिए ये एक डाइपोल है, प्लस चार्ज है, ये माइनस चार्ज और प्लस चार्ज, ठीक है। हमने बोला कि एक्सियल लाइन पे, आपको पता है ये जो लाइन होता है, ये जो लाइन होता है, इसको क्या बोलते हैं, एक्सियल लाइन। तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है कहां पे ना, इस पॉइंट पे, मान लीजिए एक्सियल लाइन पे। तो क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p वेक्टर बाई r क्यूब। ये p वेक्टर क्या है, आपको अभी पता चला ना, p वेक्टर इक्वल टू क्या होता है ना, q इंटू डी होता है, ध्यान से, ये पता है हमको। और अच्छा एक बात और, p का डायरेक्शन क्या होता है, P का डायरेक्शन क्या होता है, अगर वेक्टर है तो डायरेक्शन है, तो किधर होता है, आप समझ लीजिएगा, माइनस चार्ज से प्लस चार्ज की तरफ होता है P। हमेशा याद रखिएगा कि माइनस चार्ज से प्लस चार्ज की तरफ P होता है। क्लियर है? अब यहां पे मान लीजिए बोल दिया आपको किसी एक पॉइंट पे, एक्सियल लाइन पे किसी एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाले, कैसे निकालेंगे? तो तरीका है कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट दैट इज K 2p बाई r क्यूब। क्या होता है, 2p बाई r क्यूब। P कैसे निकालेंगे, ये है 2p बाई आर क्यूब। डायरेक्ट हमने आपको जो मैंने बताया है, आपको याद होगा, हमने इस तरह से बताया था कि 2kp बाई आर क्यूब, इस तरह से मेरा पढ़ाया हुआ। अगर मेरा स्टूडेंट कोई देख रहा है तो घबराए नहीं, क्या बोल रहे हैं, इस तरह से लिखा हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस, क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, 2kp बाई आर क्यूब। K का मतलब होता है बाबू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, कोई टेंशन नहीं होना चाहिए। क्लियर है? तो ये तो रहा बात एक्सियल लाइन पे। हो सकता है आपसे इक्वेटोरियल पे पूछ ले, हिंदी में बोलता है निरपेक्ष, है ना, ये है मान लीजिए एक्सियल, ठीक है, ये एक्सियल लाइन हमने बना दिया, ये माइनस चार्ज है, ये प्लस चार्ज है। इक्वेटोरियल क्या होता है, इसका मिड पॉइंट से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में चले जाइए, किसी भी पॉइंट पे आप निकाल सकते हो। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन दैट इज Kp बाई आर क्यूब। इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड, इस जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, शायद नहीं दिख रहा होगा, यहां पे देखिए, इस जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा ना, Kp बाई आर क्यूब। K फिर कह रहे हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है। अच्छा एक बात और जो ध्यान रखनी है, एक्सियल में जब आप निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, क्योंकि वेक्टर है, जिधर P है उधर ही होगा, आपने पढ़ा होगा ये चीज। मतलब P किधर था ना, माइनस से प्लस की तरफ था सर। इसका मतलब यहां जब इलेक्ट्रिक फील्ड आप निकाल रहे थे तो भी क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे ही होगा। P किधर था, इधर था, तो जिधर P उधर E, ऐसे याद रखेंगे, जिधर P उधर E। कहां पे, एक्सियल में। लेकिन इक्वेटोरियल का बात जब आता है, आपने प्रूफ किया होगा, ये है इक्वेटोरियल पॉइंट, तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा किधर, असल में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इधर, ऑपोजिट साइड में। मतलब जिधर P उसका उल्टा तरफ E, जिधर P उसका उल्टा तरफ E। कहां, इक्वेटोरियल पे। इक्वेटोरियल पे फॉर्मूला क्या है ना, Kp बाई आर क्यूब या फिर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P बाई आर क्यूब। आर क्या है, सबसे बड़ा बात आर क्या है, तो देखिए जब एक्सियल में निकाल रहे थे तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस आर होता है, मिडिल पॉइंट से, मिडिल पॉइंट ऑफ डाइपोल से टू दैट पॉइंट जहां आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हो, जिस जगह पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हो, फ्रॉम वेयर, फ्रॉम द मिड पॉइंट ऑफ द डाइपोल। याद रखिएगा, ना इससे डिस्टेंस लेना है ना इससे डिस्टेंस लेना है, आपको मिड पॉइंट से डिस्टेंस लेना है। आपका न्यूमेरिकल अगर छोटा मोटा पूछा तो मिडिल पॉइंट से ही डिस्टेंस आपको दिया जाता है कि इतना डिस्टेंस पे निकालिए, मतलब मिड पॉइंट से ही दिया जाता है। यहां भी जो आर आपने दिख रहा है, ये भी क्या है, मिडिल पॉइंट से डिस्टेंस। ऐसा नहीं कि यहां से डिस्टेंस ले लीजिएगा, यहां से डिस्टेंस ले लीजिएगा, ऐसा नहीं, मिड पॉइंट से डिस्टेंस होता है। आपको पता है, शॉर्ट में बता रहा हूं, शॉर्ट में बता रहा हूं, लेकिन सारे डेरिवेशंस जो है क्लासेस में आप कर चुके होंगे, शॉर्ट वीडियो है, ठीक है, रिवीजन के लिए ये वीडियो लाया गया है। एक बात और, ये तो बात हो गया आपका इक्वेटोरियल पे, एक्सियल पे हो गया। अब एक आपने पढ़ा है इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट। एनी पॉइंट मतलब कोई पोलर पॉइंट है जहां पे डिस्टेंस कितना भी चले जाइए और कोई भी एंगल में रोटेट कर लीजिए, मतलब पूरा दुनिया में कहीं भी निकालना चाहते हैं तो क्या होता है, 2 वेक्टर होना चाहिए उसमें, एक पोजीशन वेक्टर मतलब कितना भी दूर जाए, एक एंगल होना चाहिए, पोलर हो जाना चाहिए। मतलब आप मान लीजिए ये डाइपोल है, माइनस चार्ज, ये प्लस चार्ज, ठीक है, और आप चाहते हैं किसी भी पॉइंट पे निकाले, मतलब ऐसा पॉइंट पे, ना एक्सियल पे हो ना इक्वेटोरियल पे हो, तो क्या करना होगा, मिड पॉइंट से आपको क्या करना चाहिए, मिड पॉइंट से आपको यहां पे एंगल बना लेना चाहिए।
क्लियर है? मिड पॉइंट से आप एंगल बना लीजिए, मिड पॉइंट से एंगल बना लीजिए, दिस इज थीटा। क्लियर? और मान लीजिए मिड पॉइंट से कितना डिस्टेंस है ना, आर डिस्टेंस है, तो यही लिखा हुआ आर कॉमा थीटा, मतलब एट एनी पॉइंट निकाल रहे हैं हम, एट एनी पॉइंट निकाल रहे हैं। दिस इज व्हाट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p cos थीटा बाय आर क्यूब। कुछ नहीं करना है, पहला वाला फॉर्मूला याद रखिए। क्या फॉर्मूला है ना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p बाय आर क्यूब। यहां पे क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p cos थीटा बाय आर क्यूब, बस। क्लियर है? तो एट एनी पॉइंट भी आप याद कर सकते हैं। ठीक, एक और फॉर्मूला है डाइपोल के लिए, क्या, टॉर्क। टॉर्क, मान लीजिए कोई डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड में प्रेजेंट है, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है इस तरह से, और एक डाइपोल यहां प्रेजेंट है। मान लीजिए ये माइनस चार्ज है, ये प्लस चार्ज है। तो आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड में जब एक डाइपोल प्रेजेंट होगा, कोई चार्ज प्रेजेंट होगा, यहां 2 चार्ज है, तो फोर्स लगेगा उस पर। तो अगर ये प्लस चार्ज है तो फोर्स किधर लगेगा, इन द इलेक्ट्रिक फील्ड, इधर फोर्स लग रहा है। क्लियर है? और इस पे क्या लगेगा, इस पे भी फोर्स लगेगा, लेकिन ऑपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, इधर लगेगा। अगर आपसे कोई पूछे कि इलेक्ट्रिक डाइपोल प्रेजेंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट फोर्स कितना, तो बोलेंगे 0। इधर फोर्स F है, इधर फोर्स F है। F इक्वल टू क्या होता है ना, आपको पता है Q इंटू ई। ये भी क्या होता है, F इक्वल टू Q इंटू ई। बस क्या होता है, इधर डायरेक्शन ऑपोजिट होता है, तो क्या हो जाएगा QE माइनस QE 0। तो F net ड्यू टू अ इलेक्ट्रिक डाइपोल इन एन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0। इलेक्ट्रिक फील्ड में फोर्स, नेट फोर्स क्या होता है, 0 होता है डाइपोल का। लेकिन टॉर्क होता है, टॉर्क होता है, क्योंकि आपको पता है यहां पे फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन और यहां फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन अलग है। आपको पता है टॉर्क क्या होता है ना, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। और उसी तरह से आपने डिराइव भी किया होगा और फॉर्मूला आपने पाया होगा P क्रॉस E। P क्या है ना, यहां से यहां तक जो ये डाइपोल मोमेंट है, P किधर से किधर होता है बाबू ना, माइनस चार्ज से प्लस चार्ज की तरफ, P क्रॉस E। P पे हाथ रखिए, E के तरफ जाइए। P किधर है, P इधर है सर। P पे हाथ रखिए, किधर जाना है, E के तरफ जाना है। E किधर है सर, उधर है। देखिए ध्यान से देखिएगा, ये P है, तो P के तरफ हाथ रखे, किधर जाना है सर ना, E के तरफ जाना है। P पे हाथ रखिए, P पे हाथ रखे हैं, किधर जाना है सर, किधर जाना है सर, E के तरफ जाना है। तो E किधर है, E किधर है, इधर है। तो P क्रॉस E डाइपोल मोमेंट किधर लगेगा, मोमेंट किधर लगेगा, अंदर की तरफ लग रहा है। समझ रहे हैं? उतना नहीं समझना है, सिंपल बोल रहे हैं। P क्रॉस E होता है, क्रॉस प्रोडक्ट हटने से क्या लगता है, साइन थीटा लगता है। तो टॉर्क को हम क्या बोलते हैं, टाउ। टाउ इक्वल टू P क्रॉस E। अगर मैग्नीट्यूड निकालना है तो क्रॉस हटा के साइन थीटा लगा दीजिए। तो टॉर्क का मैग्नीट्यूड क्या होता है, PE साइन थीटा। क्या होता है, PE साइन थीटा। क्लियर है, PE साइन थीटा। एक बात और क्लियर रखिएगा, ये चीज, ये किसके लिए बता रहे हैं, टॉर्क ड्यू टू अ डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर है ये सब? तो डाइपोल हो गया आपका, कूलम्ब्स लॉ समझ में आ गया है, इलेक्ट्रिक डाइपोल का रिवीजन हो गया मेरा। सॉरी, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है, Q इंटू डी, और उसके बाद सारे डिस्कशन हमने कर लिया। अब आगे बढ़ जाते हैं, फ्लक्स के बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है ना, कोई एरिया है, उस एरिया से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पार हो रहा, गिन के बता दो बस। माने द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉसिंग फ्रॉम अ फिक्स्ड एरिया, किसी एरिया से परपेंडिकुलर टू दैट एरिया। ये बात का ध्यान रखिएगा, जब भी सरफेस होगा वो परपेंडिकुलर कितने लाइंस पार हो रहे हैं वो देखिएगा, गिन लीजिए और बता दीजिए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में यहाँ जो फॉर्मूला डिस्कशन किया गया है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है ना, E डॉट डी एस। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट एरिया वेक्टर, कोई एरिया है, यहाँ पे कोई एरिया है इस तरह से, और इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है इस तरह से, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा ना, इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट एरिया वेक्टर, इसको मान लेते हैं ds है एरिया, तो क्या हो जाएगा ds वेक्टर। इलेक्ट्रिक फ्लक्स इक्वल टू E डॉट ds। और फ्लक्स एक स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि पता है आपको 2 वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट हमेशा स्केलर होता है। जो भी हो आपको पता है, ये सब चीज हम डिस्कशन कर रहे हैं। तो अगर आपको थोड़ा सा, अगर आपको एक छोटा सा एरिया के लिए फ्लक्स निकालना है तो d फाई लिखेंगे, और आप मान लीजिए ऐसा ऐसा बहुत बड़ा एरिया है तो आप इसको इंटीग्रेट करिएगा, तो फ्लक्स फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा ना, E डॉट ds तो लिखेंगे, लेकिन इसका इंटीग्रेशन करना होगा। अगर आप टोटल एरिया का फ्लक्स निकालना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा, इंटीग्रेशन करना होगा। वही चीज यहां पे लिखा हुआ है, अब ध्यान दीजिए, वही चीज यहां पे आपका लिखा हुआ है, फाई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट ds। और डॉट प्रोडक्ट हटाएंगे तो कॉस आ जाएगा,
कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर मान लीजिए फ्लक्स आपको मैग्नीट्यूड चाहिए फ्लक्स का, तो क्या कीजिए, इंटीग्रेशन ऑफ ई डी एस क्यों लिखेंगे फिर? एरिया आपको पता हो जाना चाहिए, पता हो गया। इंटीग्रेशन भी मान लीजिए मत लिखिए, हमको पता है पूरा एरिया कितना है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लिखिए, हमको पता है एरिया ए है और दोनों के बीच का डॉट था इसलिए कॉस थीटा है। इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में एंगल कितना है? थीटा है। ध्यान से, ये थीटा क्या है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल थीटा है। समझ में आ रहा है? डिटेल में नहीं जा रहे हैं, रिवाइज कराने के लिए बता रहे हैं, नहीं तो फुल डिटेल में बताया जा सकता है। रिवीजन के पर्पस से ये वीडियो लाया गया है, बार बार मैं कहता चल रहा हूं। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स समझ में आ गया, क्या होता है? फ्लक्स इक्वल टू ई डॉट डी एस होता है सर, ठीक है। अब बात करते हैं थ्योरम, एक है आपका गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम क्या कहता है? गॉस थ्योरम कहता है द क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस इक्वल टू चार्ज इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। गॉस थ्योरम ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक में गॉस थ्योरम क्या कहता है ना, फ्लक्स, इसी को क्या बोलते थे? फ्लक्स ई डॉट डी एस, अभी आपने पढ़ा। तो फ्लक्स इक्वल टू क्या होता है? चार्ज इनसाइड अ क्लोज सरफेस इनटू 1 बाई एप्सिलॉन नॉट, या फिर इस तरह से 1 बाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ चार्ज इनसाइड अ क्लोज सरफेस। याद रखिएगा, क्लोज सरफेस होता है, क्लोज सरफेस। और इस क्लोज सरफेस को क्या बोला जाता है? गॉसियन सरफेस बोला जाता है। क्या कहते हैं? गॉसियन सरफेस, क्योंकि गॉस ने ये बताया कि आप एक इमेजिनरी सरफेस बनाइए, उसके अंदर कितना चार्ज है देखिए, और इस चार्ज को आप एप्सिलॉन नॉट से क्या कीजिए, डिवाइड कर दीजिए, तो टोटल फ्लक्स आ जाएगा आपका इस चार्ज की वजह से। इसके अंदर कितना चार्ज है, सिर्फ इस बात से मतलब है। तो चार्ज इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इसीलिए फाई इक्वल टू लिखा हुआ चार्ज इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, या फिर फाई का मतलब ही क्या होता है? ई डॉट डी एस होता है, अभी आपने पढ़ा। तो ये क्लोज इंटीग्रेशन, इसको क्या कहते हैं? क्लोज इंटीग्रेशन। क्लोज इंटीग्रेशन का मतलब होता है, यहां देखिए फाई क्या है ना, फ्लक्स थ्रू क्लोज सरफेस लिख दिए हैं। क्लोज सरफेस के थ्रू फ्लक्स क्या है, और चार्ज इनसाइड, नेट चार्ज इनक्लोज्ड, मतलब एक क्लोज सरफेस के अंदर कितना चार्ज है, सिर्फ उससे मतलब है। तो ये तो रहा गॉस थ्योरम। आपने बाद में इसका एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम पढ़ा है। गॉस थ्योरम के कई सारे एप्लीकेशन है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है यहाँ डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे गॉस थ्योरम के एप्लीकेशन के बारे में और ज्यादा डिस्कशन है, लेकिन इसको भी गॉस थ्योरम का यूज करके ही निकाला गया है। देखिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लीनियर चार्ज डेंसिटी। आपको पता है 3 तरह के चार्ज डेंसिटीज होते हैं। एक होता है लीनियर चार्ज डेंसिटी, एक सरफेस चार्ज डेंसिटी, एक होता है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। क्या होता है? लीनियर चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। उसी के बारे में डिस्कस किया गया है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ लीनियर चार्ज डेंसिटी, मान लीजिए एक लाइन है, एक रॉड है, इस पे चार्ज पूरा फैला हुआ है। इस चार्ज के वजह से जो फैला हुआ इस रोड में, इसके वजह से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, कैसे निकालेंगे हम? तो लीनियर चार्ज डेंसिटी को हम क्या कहते हैं? लैम्डा कहते हैं। क्या कहते हैं? लैम्डा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ लीनियर चार्ज डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है? लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर है, ध्यान से। मतलब इससे कितना डिस्टेंस पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हो, किसी लीनियर चार्ज से आप कितना डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हो, दिस इज आर। सो लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर, डायरेक्ट याद कर सकते हैं। ये तो रहा लीनियर चार्ज डेंसिटी के बारे में। मान लीजिए आपके पास एक कोई प्लेन सीट है, इस तरह का कोई सीट है, ठीक है। तो इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा आएगा? इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा आएगा ना, इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल टू सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। याद रखेंगे, क्या बोल रहे हैं? सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा क्या है? सिग्मा है सरफेस चार्ज डेंसिटी। लैम्डा क्या था? लीनियर चार्ज डेंसिटी। सिग्मा क्या है? सरफेस चार्ज डेंसिटी। क्योंकि ये क्या है? एक एरिया है। ये प्लेट एक क्या है? एक एरिया है। अब अगर बात करें वहीं कंडक्टिंग प्लेट हो भाई, ये अगर नॉन कंडक्टिंग है तो ये होगा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। और अगर कंडक्टिंग है तो फॉर्मूला हो जाएगा E इक्वल टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। ध्यान से, अगर नॉन कंडक्टिंग सीट है तो सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, और अगर कंडक्टिंग प्लेट है तो वो क्या होगा? सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। क्यों होता है इसके पीछे थोड़ा सा मैं बता दे रहा हूं। कंडक्टिंग प्लेट, कोई भी प्लेट हो, कोई भी मटेरियल हो, अगर वो कंडक्टर है तो चार्ज हमेशा उसके सरफेस में रहता है। क्लियर है? आपने ये डेरिवेशन किया होगा, डेरिवेशन करके ये फॉर्मूला लाया होगा सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। इसका भी आपका फॉर्मूला डिराइव करके आता सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। अगर आपसे पूछ ले कि कोई कंडक्टर के इनसाइड में कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, दुनिया में कोई कंडक्टर ले लीजिए, कोई भी कंडक्टर ले लीजिए, मान लीजिए ये आपका एक कंडक्टर है, कंडक्टर होना चाहिए, इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा पूछ रहा है? 0 होगा।
इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ कंडक्टर इज ऑलवेज जीरो। सवाल उठता है ऐसा क्यों? क्योंकि अभी जस्ट हमने बताया कि अगर कोई कंडक्टर है तो इसके अंदर तो चार्ज नहीं रहने वाला, इसके अंदर चार्ज क्या होगा? जीरो। सारा चार्ज कहां पर होगा? ना सरफेस में होगा, सारा चार्ज सरफेस में होगा, तो अंदर में चार्ज नहीं है। और हमको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड F इक्वल टू, आपने पढ़ा होगा Q इन F इक्वल टू, अच्छा F इक्वल टू क्यू ई, ऐसा पढ़ा है, F इक्वल टू क्यू। तो E इक्वल टू क्या हो जाएगा ना, F बाई क्यू, F बाई क्यू। या फिर डायरेक्ट आप बता सकते हो अगर कहीं पे चार्ज नहीं है तो चार्ज किसके वजह से आता है यार? सिंपल बात ना, उतना झूठ झमेला करने का जरूरत क्या है, सिंपल बात है। कोई चार्ज क्यों आता है, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों आता है? ड्यू टू चार्ज। चार्ज वो रेस्ट पे हो, चार्ज मोशन में हो, चार्ज एक्सेलरेशन में हो, किसी भी तरह का चार्ज हो वो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट जरूर करेगा। सवाल उठता मैग्नेटिक फील्ड का, तो नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर, नेक्स्ट चैप्टर नहीं, 2-3 चैप्टर के बाद जो चैप्टर उस पर हम डिस्कस करेंगे। मैग्नेटिक फील्ड के लिए सिर्फ चार्ज होना जरूरी नहीं है, चार्ज चलना जरूरी है, तब मैग्नेटिक फील्ड आएगा। जो भी हो, लेकिन अगर एक चार्ज रेस्ट पे भी हो, पॉकेट में लेके घूम रहे हैं, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड लेके घूम रहे हो आप, तो यहाँ पे चार्ज ही नहीं है कंडक्टर के अंदर में, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहां से आएगा? इसीलिए चार्ज इनसाइड अ कंडक्टर क्या हो जाएगा? आपका जीरो हो जाएगा। क्लियर है? तो ये पोर्शन आपका क्लियर हो गया। अब देखिए यहाँ पे एक पोर्शन लिखा हुआ है, एक चार्ज स्फेरिकल सेल के लिए, और भी 2-3 टॉपिक्स आपने पढ़ा होगा, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट यही है, चार्ज स्फेरिकल सेल। एक स्फेरिकल सेल है, सेल का मतलब होता है पता है, जेल, ऐसा नहीं, अंदर में कुछ नहीं है, कैदी होने से जेल होता है, अंदर में कुछ भी नहीं है, तो सेल है ये। और बोल रहा है चार्ज स्फेरिकल सेल, चार्ज मतलब सरफेस में चार्ज है, प्लस हो माइनस हो कुछ भी है, चार्ज है, ठीक है। इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर में कितना होगा, सरफेस में कितना होगा और बाहर कितना होगा? ठीक है, मान लेते हैं सरफेस का ये जो स्फीयर है इसका सेंटर ये है, और मान लेते हैं इस यहां पे निकालना है आपको, r डिस्टेंस पे निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आप क्या निकालेंगे? आउटसाइड में, ये आउटसाइड पॉइंट है, आउटसाइड में क्या होता है? E इक्वल टू क्यू बाई 4πε0 r स्क्वायर। डायरेक्ट याद रख सकते हैं इस तरह से, E इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। K का मतलब क्या होता है? 1/4πε0 और Q अपॉन आर स्क्वायर, Q अपॉन आर स्क्वायर। इसमें चार्ज कितना है देख लीजिए, चार्ज को लिख लीजिए, डिवाइड बाय आर स्क्वायर। ये जो डिस्टेंस है, सेंटर से डिस्टेंस लीजिएगा, जो स्फीयर है उसका सेंटर से जहां आप निकालना चाहते हो वहां पे आप ले लीजिए। ये हो गया आउटसाइड। अगर इनसाइड का बात करें, इनसाइड में कहीं किसी भी पॉइंट पे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहां क्या होता है? जीरो। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है तो आगे डिस्कशन का बात ही नहीं, यहां पे लिख दिए हैं, देखिए इनसाइड क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, क्योंकि चार्ज नहीं है भाई, ठीक है। और एट सरफेस, हाँ, ये चीज को, ये जो पॉइंट है इसको उठा करके यहां ले आइए, चलिए यहां पे ले आए, यहां पे ले आए, तो अब ये आर, ये वाला आर में बदल चुका है। ये आर कौन सा आर है ना? रेडियस ऑफ स्फीयर है। ये वाला आर किस में बदल जाएगा? सिर्फ ना आर, कैपिटल आर में, रेडियस ऑफ स्फीयर में, और कुछ भी नहीं। यहां पे लिखा हुआ E इक्वल टू क्यू बाई 4πε0 आर स्क्वायर, कैपिटल आर का स्क्वायर लिखा हुआ, ठीक से, कैपिटल आर का स्क्वायर, कुछ भी नहीं, यही फॉर्मूला है भाई, यही फॉर्मूला। ये फॉर्मूला आ गया क्या नया? नहीं, इस आर के जगह हम कैपिटल आर लिख दी, क्योंकि इस सरफेस का जो रेडियस है उसी को हम लेंगे। आउटसाइड जब था तो कुछ आर था, हो सकता है 20 था, अब क्या हो चुका है? आर, जो स्फीयर का रेडियस है 10 है, ऐसे मान करके कर सकते हैं। तो ये तो रहा पूरा वीडियो, ये तो रहा पूरा बात किस चैप्टर का ना? इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। ये चैप्टर 1 आपका कंप्लीट होता है और आपका माइंड मैप कंप्लीट होता है। आई रिक्वेस्ट यू ऑल, अगर आपको अच्छा मार्क्स गेन करना है बोर्ड्स में, तो आप हर चैप्टर को इसी तरह से माइंड मैप बना करके एक पेपर में, चार्ट पेपर लीजिए, जितना कम जगह हो, जितना प्रिसाइज्ड हो, उसको अभी लिखिए, क्योंकि दिस इज द टाइम टू प्रिपेयर फॉर एग्जाम। आपने बहुत नॉलेज गेन कर लिया, पूरा साल था नॉलेज गेन करने के लिए, अब आप बोर्ड्स के लिए लग जाइए। एकदम टू द पॉइंट बात कर रहे हैं हम, और यही सब चीज आएगा। क्लियर है? तो कमेंट कीजिएगा अगर और वीडियोस चाहिए, किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए। आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट। आप लोगों का व्यूज और आप लोगों के कमेंट्स पर डिपेंड करता है कि नेक्स्ट वीडियो क्या होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा। थैंक यू सो मच।